जीके की क्लास में आज हम कुछ वर्गोत्तम क्या चीज़ होती है, आरोही अवरोही क्या होता है, नीचाभिलाषी उच्चाभिलाषी क्या होता है, और जो चर कारक होते हैं, आत्म कारक इत्यादि के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप पूर्व के वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी और आसानी से समझ में आएंगी ये चीज़ें जो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हर ग्रह अपनी गति से वर्तमान में और पूर्व में गतिमान रहता है। सूर्य, बुध और शुक्र एक दिन में एक अंश के लगभग चलते हैं। मंगल 45 कला के पर लगभग चलता है। चंद्रमा सबसे तेज चलता है, जो कि आपके 11 डिग्री से ले जाके 15-16 डिग्री तक भी वो जा सकता है एक दिन में। इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि, राहु, केतु ये लगभग 3 कला से आसपास चल के 6 कला के आसपास तक जा सकते हैं। अतिचारी होने पे थोड़ा ज़्यादा भी जा सकते हैं। अब आते हैं आरोही। आरोही क्या होता है? जो ऊंचा चढ़ता हुआ या आगे बढ़ता हुआ, वो आरोही कहलाता है। अवरोही कौन सा होता है? जो नीचे की तरफ आ रहा हो और नीचे की तरफ जा रहा है, वह अवरोही। आरोही वो होता है, जैसे कि इसको उदाहरण के द्वारा समझे। शनि यहाँ पे 20 अंश पे परम नीच का होता है मेष राशि में। जैसे ही ये 20 अंश को पार कर लेगा, उससे आगे जब बढ़ेगा तो ये अपनी गति के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो ये आरोही की स्थिति में रहेगा। और कब तक रहेगा? जब तक वो तुला पे 20 अंश पे आ जाएगा, तब तक वह आरोही की स्थिति में रहेगा। यानी कि ऊंचाई की तरफ जा रहा है, अपने परम उच्च की तरफ जा रहा है, तो ये आरोही कहलाएगा। और जब 7 यानी तुला राशि में 20 अंश को पार कर लेगा, और तो शनि अपनी अवरोही स्थिति में यानी नीचता की तरफ बढ़ेगा, नीच राशि की तरफ बढ़ेगा, तो यह अवरोही की स्थिति कहलाती है। आरोही वाले ग्रह शुभदायक होते हैं, अवरोही वाले थोड़ा सा अशुभता प्रदान करते हैं। अब आइए उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी पे थोड़ा सा अपना ध्यान देवें। उच्चाभिलाषी का मतलब है जो भी ग्रह उच्च राशि में होता है, उससे पहले राशि उसकी उच्चाभिलाषी राशि कहलाती है। जैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तब वह जब मीन राशि में होगा तो वह उच्चाभिलाषी कहलाएगा। इसी प्रकार से शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, तब वह कुंभ में होगा तो वह उच्चाभिलाषी कहलाएगा। मंगल मकर में उच्च का होता है, जब वह धनु में होता है तो वह उच्चाभिलाषी कहलाएगा। शनि तुला में उच्च का होता है, तो जब कन्या में होता है शनि, तो ये उच्चाभिलाषी कहलाएगा। बुध आपके कन्या में उच्च का होता है, तो जब सिंह में होंगे बुध, तो वह उच्चाभिलाषी कहलाएंगे। बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं, तो जब वो मिथुन में होते हैं तब वह उच्च के कहलाएंगे, उच्चाभिलाषी कहलाएंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं, तो वो जब मेष में होंगे तब वह उच्चाभिलाषी कहलाएंगे। उच्चाभिलाषी से मतलब ये है वो ग्रह अपनी उच्चता की तरफ बढ़ रहा है और वो सुपरिणाम देगा। तो यहाँ भी वो ग्रह सुपरिणाम देने की स्थिति में होता है। अब यहाँ देखें, सूर्य अपनी मित्र राशि में, शुक्र भी अपनी मित्र राशि में है, मंगल भी अपनी मित्र राशि में है, शनि भी अपनी मित्र राशि में है, बुध को मित्र या सम माने, बृहस्पति शत्रु राशि में है, चंद्रमा मित्र राशि में है। एक बृहस्पति ऐसा है जो यहाँ राशिवश अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन उच्चाभिलाषी है, तो और ग्रह अच्छे परिणाम देंगे बृहस्पति के बजाय। अब आइए नीचाभिलाषी। जिस राशि में ग्रह उच्च के होते हैं, उसी प्रकार से वह ग्रह उससे 7वीं राशि में नीच के भी होते हैं, और उससे पहले वाली राशि नीचाभिलाषी कहलाएगी। यानी कि अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये नीचाभिलाषी होगी। अब इसमें देखें, वही बात है, हमने देखा कि मंगल
कर्क में नीच का होता है तो मिथुन में नीचाभिलाषी कहलाएगा। शनि मेष में नीच का होता है तो मीन में होगा। बुध मीन में नीच का होता है कुंभ में नीचाभिलाषी होगा। बृहस्पति मकर राशि में नीच का होता है तो धनु राशि में नीचाभिलाषी कहलाएगा। यहाँ बृहस्पति की स्वराशि भी होने के कारण बृहस्पति यहाँ कोई अशुभ परिणाम नहीं देके शुभ परिणाम नहीं देंगे। चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है तो तुला में नीचाभिलाषी कहलाएगा। सूर्य तुला में नीच का होता है तो कन्या में नीचाभिलाषी कहलाएगा। और शुक्र कन्या में नीच का होता है तो सिंह में नीचाभिलाषी कहलाएगा। इस प्रकार से हमने देखा उच्चाभिलाषी, नीचाभिलाषी, आरोही, अवरोही। अब आते हैं हम वर्गोत्तम ग्रह। वर्गोत्तम ग्रह क्या होता है? आपकी एक तो लग्न कुंडली होती है, एक नवांश कुंडली होती है। लग्न कुंडली में देखिए वह कौन सी राशि में है, और नवांश कुंडली में भी वो उसी राशि में हो तो वो लग्न आपका वर्गोत्तम होगा। इसी प्रकार से कोई ग्रह यदि आपके जैसे सिंह राशि में बैठा है और सिंह राशि ही में ही नवांश कुंडली में भी बैठा है तो वो आपका वर्गोत्तम हो जाएगा। जैसे सूर्य सिंह राशि में है और नवांश कुंडली में भी यदि वो 14-15 डिग्री के आसपास है तो वो नवांश में भी सिंह राशि में ही चला जाएगा। अतः आपका सूर्य वर्गोत्तम हो गया। इसी प्रकार से वर्गोत्तम में भी स्थितियां अलग अलग होती है। यदि उच्च के ग्रह वर्गोत्तम होके बैठे हों, यानी कि आपकी लग्न कुंडली में भी उच्च का हो और नवांश कुंडली में भी जाके उच्च का हो गया तो वो उच्च का वर्गोत्तम कहलाएगा। वो सबसे अच्छे शुभ परिणाम देगा। इसी प्रकार से स्वराशि के हों और दोनों ही जगह स्वराशि के हों, यानी कि उसी राशि में होना चाहिए। एक 5 ग्रहों की 2-2 राशियां अलग से जैसे होती है ना, जैसे मान लीजिए शनि मकर में तो या नवांश कुंडली में लग्न कुंडली में हो और नवांश में कुंभ में हो गया, है तो स्वनवांश में, लेकिन वो वर्गोत्तम नहीं कहलाएगा। वो मकर में ही होगा वहाँ पे, तभी वर्गोत्तम कहलाएगा। तो और यदि नीच का ग्रह मतलब लग्न कुंडली में भी नीच का हो और नवांश कुंडली में भी आपके नीच का हो तो वो नीच का वर्गोत्तम वो इतने ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं देगा जितना कि उच्च के होने के कारण होते हैं। अब हम आते हैं, आपको समझाते हैं कि 7 तरह के चर कारक होते हैं। एक होता है आत्मकारक। आत्मकारक वह ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा अंश होते हैं। राशि को निकाल दीजिए, राशि को नहीं देखना है कि कौन सी राशि में बैठे हैं। जिसके सबसे ज़्यादा अंश होंगे, मैक्सिमम 29 पॉइंट कुछ 59 तक ग्रह जा सकता है किसी भी राशि में। तो ये यहाँ तक जो सबसे ज़्यादा अंश होगा वो आत्मकारक होगा। उसके बाद में जिसके कम अंश होंगे वह अमात्य कारक होगा, यानी इस ग्रह से जिसके कम अंश होंगे वह अमात्य कारक होगा। फिर तीसरा जिसके और कम होंगे वह भ्रातृ कारक होगा, और इससे कम जो होंगे वह मातृ कारक होगा, और उससे कम होंगे वो पुत्र कारक होगा, और फिर उससे जो कम होंगे वो ज्ञाति कारक होगा, और फिर उससे कम होंगे वह दारा कारक होगा। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा अंश वाला आपके आत्मकारक होता है और सबसे कम अंश वाला आपके दारा कारक होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक सब 2 ग्रहों के राशि, अंश और कला और विकला तक एक ही जगह होते हैं, तब हम राहु को भी सम्मिलित करते हैं इनमें। वो दोनों ग्रह तो एक कारक कहलाएंगे और राहु को उसमें देंगे। राहु के अंश कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, गणना करने के लिए 30 में से राहु के अंश घटा दीजिए और जितने अंश आए वो इनमें कारक में कितने अंश पे बीच में आता है, किसके साथ सेट होगा, वो उसी प्रकार का कारक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखे तो इन ग्रहों से आपको ये चर कारक होते हैं। जैसे चंद्रमा आपका मातृ कारक है, लेकिन इस तरह से मातृ कारक और अन्य ग्रह भी बन सकता है। इसलिए आप देखते रहिए मेरे सारे वीडियोज़ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे की क्लास में हम फलित के बारे में बताने जाएंगे
इसलिए आप लोगों को ये कुछ जो समझाया है, उच्चाभिलाषी क्या, नीचाभिलाषी क्या, आत्मकारक क्या, आपके आरोही क्या, अवरोही क्या, अस्त क्या, बाधक पति क्या, योग कारक क्या, ये सब चीज़ें आपके फलित में अब आगे की कड़ी में काम आएंगे। इसलिए आप सारे वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपकी नॉलेज का ज्ञानवर्धन हो जाए और फिर फलित में आपको आसानी रहे। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन, आपको फिर अगली क्लास में फलित में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।